को नमस्ते। विद्याशक्ति के क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बेटा, आप सब कैसे हो? आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स हो गए? सबने एग्जाम्स कैसे किए? बहुत बढ़िया तरीके से आप सबने अपने एग्जाम्स लिखे होंगे। तो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे चैप्टर 9 फ्रिक्शन के बारे में, है ना। घर्षण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो घर्षण क्या है या फ्रिक्शन क्या है, ये हमने पढ़ लिया है। फिर हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि फ्रिक्शन के कई प्रकार हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। घर्षण के कई प्रकार हैं। वे कौन कौन से प्रकार हैं? जैसे कि स्थैतिक घर्षण, तरल घर्षण, सर्पीय घर्षण, लौटनिक घर्षण आदि। तो ये सभी जो फ्रिक्शंस है, ये सभी जो फ्रिक्शन के प्रकार है, घर्षण के प्रकार है, इन सबको हमने बहुत भली भांति से पिछले क्लास में अध्ययन किया था। तो बेटा, जो बच्चे एब्सेंट थे या जो बच्चे देख नहीं पाए, या फिर एक रिवीजन के तौर पर हम क्या करते हैं, पिछले क्लास के जो टॉपिक है उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है। तो बेटा, यहां पर आप देख सकते हो फ्रिक्शंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप, है ना। तो फ्रिक्शन यानी कि घर्षण जो है वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि चार प्रकार के फ्रिक्शन जो है होते हैं। देर आर 4 प्राइमरी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये कौन कौन से हैं बेटा? पहला तो है स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? स्थैतिक घर्षण अथवा स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये क्या करता है? इट एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट ऑपोजिंग द फोर्स दैट वुड इनिशिएट मूवमेंट, है ना। तो वो क्या करता है? ऐसे चीजों पर वो कार्य करता है जो रेस्ट में हो, और वो मूवमेंट को क्या करता है बेटा? अपोज करता है, यानी कि जो मूवमेंट की शुरुआत होती है उसको अपोज करने का प्रयास करता है। उसी को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन अथवा स्थैतिक घर्षण। दूसरा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम सर्पीय घर्षण भी बोलते हैं। तो सर्पीय घर्षण में क्या होता है? इट ऑपोजेस मोशन व्हेन वन सरफेस स्लाइड्स ओवर द अनदर, है ना। जब एक वस्तु की जो सरफेस होती है दूसरे वस्तु के ऊपर से वो क्या जाती है? खिसकती है। तो वहां पर जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसी को हम स्टैटिक फ्रिक्शन, सॉरी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन अथवा सर्पीय घर्षण कहते हैं। अब तीसरा हमने पढ़ा था रोलिंग फ्रिक्शन के बारे। रोलिंग फ्रिक्शन, जिसको हम लौटनिक घर्षण कहते हैं, जो लुढ़कने वाला घर्षण है। जिन चीजों में जो है लुढ़कने का प्रयास करते हैं, उनमें जो फ्रिक्शन एक्ट करते हैं उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, है ना। तो रोलिंग फ्रिक्शन अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर सरफेस एंड इट इज टिपिकली लेस देन स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है बेटा? जब एक वस्तु जो है दूसरे वस्तु के ऊपर से रोल करती है, लुढ़कती है, तो वहां पर जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन अथवा लॉटनिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। लेकिन ये ज्यादातर स्थैतिक फ्रिक्शन से, यानी कि स्थैतिक घर्षण से, और जो स्लाइडिंग घर्षण है उससे कम होता है। अब अगला है फ्लूइड फ्रिक्शन, जिसे हम तरल घर्षण कहते हैं, द्रव घर्षण अथवा तरल घर्षण कहते हैं। तो इसको एक और नाम से हम जानते हैं जिसे कहते हैं ड्रैग। अंग्रेजी में ड्रैग कहते हैं, और हिंदी में हम उसको कहते हैं कर्षण। क्या कहते हैं बेटा? इसको कर्षण कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो कर्षण है या फ्लूइड फ्रिक्शन है, या जिसको हम तरल घर्षण कहते हैं, द्रव घर्षण कहते हैं, ये कैसे कार्य करता है? इट अफेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू लिक्विड्स और गैसेस। तो बेटा, जो लिक्विड्स होते हैं, जो द्रव होते हैं, यानी कि जो लिक्विड और जो गैसेस है, उन पर ये एक्ट करता है फ्लूइड फ्रिक्शन, या ड्रैग या कर्षण बोल दीजिए। इट डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक, अब ये किस किस आधार पर ये उन चीजों पर एक्ट करता है बेटा? जैसे कि स्पीड हो गया, है ना, गति हो गई उस वस्तु की शेप हो गई, यानी कि आकार हो गया, और जो फ्लूइड हमें दिया है उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी विशेषताएं क्या है।
तो इन सभी पर क्या निर्भर करता है बेटा, फ्लूइड फ्रिक्शन अथवा जो है ड्रैग, है ना, जिसको हम कहते हैं तरल घर्षण अथवा कर्षण के नाम से इसको जाना जाता है। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। चलिए बच्चों, अब हम अगला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। क्या है? घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम कहते हैं उसको फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, है ना। घर्षण को क्या क्या वस्तुएं, क्या क्या चीजें, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं वो हम अभी देखने वाले हैं। तो घर्षण को प्रभावित, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन से कारक है जो घर्षण को प्रभावित करते हैं? चलिए बताइए आप, अगर नहीं आता तो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द फ्रिक्शन, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहला तो है, पहला है कि नेचर ऑफ सर्फेसेस, ठीक है। नेचर ऑफ सर्फेसेस, किसी भी वस्तु की जो सर्फेस है वो कैसी है उस पर ये फ्रिक्शन निर्भर करते हैं कई कई बार। द नेचर ऑफ द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। रफ सर्फेसेस जनरेट मोर फ्रिक्शन कंपेयर टू स्मूथ सर्फेसेस। जो रफ सर्फेस होते हैं उनमें क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन या घर्षण जो होता है वो ज्यादा होता है, जो स्मूथ सर्फेस होते हैं उससे अधिक होता है ना। तो जो irregularities and bumps on the surfaces interlocked and create more resistance to motion लीडिंग टू हायर फ्रिक्शन। तो क्या होता है बेटा, जब इनमें, जब रफ सर्फेसेस होते हैं उनमें क्या होता है, कुछ उबड़ खाबड़ या फिर कुछ ऐसी उनका जो सर्फेस होता है वो स्मूथ नहीं होता है, तो क्या होता है वहां पर जो गति है उसको रोकने का वो कार्य करती है। इट इंटरलॉक्स एंड क्रिएट्स मोर रेजिस्टेंस टू मोशन, है ना। इससे क्या होता है बच्चे, इससे जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप एक रफ रोड में जा रहे हो, है ना, एक उबड़ खाबड़ सा रास्ता है, रोड है, उससे जा रहे हो, तो वहां पर आपको चलना थोड़ा सा कठिन होगा। क्यों? क्योंकि इट क्रिएट्स मोर फ्रिक्शन देन वॉकिंग ऑन अ पॉलिश्ड फ्लोर। तो एक पॉलिश फ्लोर है तो वहां पर जो है गति बहुत जल्दी से होगी, बहुत आराम से होगी, है ना, स्पीड होगी वहां पर। लेकिन जहां वो जो रोड जो रफ है वहां पर गति को क्या करेगा, वो उसको रेजिस्ट करेगा, है ना। जो उसका सरफेस है उसके ऊपर की जो इरेगुलरिटीज है वो क्या करेगा, वो सरफेस में जो इंटरलॉक क्रिएट करेगा और रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा मोशन की तरफ, है ना। तो इससे हायर फ्रिक्शन होगा। तो एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया कि आप एक जो गाड़ी चला भी रहे हो तब भी एक रफ रोड से अगर गाड़ी चलाते हो या फिर चलते हो, या फिर एक पॉलिश फ्लोर या पॉलिश्ड रोड से आप अगर चलते गाड़ी चलाई जाती है तो क्या होता है, या चलते हो तो क्या होता है। तो दोनों को आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि जो नेचर ऑफ सर्फेसेस है, किसी भी चीज की जो सतह है उसका जो स्वभाव है कि वो रफ है या स्मूथ है, उस पर आधारित ये क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन की जो है वो बढ़ेगा या घटेगा, ये सब उस पर आधारित होता है। चलिए अगला है नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो जो नॉर्मल फोर्स है इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ सरफेस परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट एरिया। नाउ द फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो क्या होता है बेटा, नॉर्मल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो, जब नॉर्मल फोर्स इंक्रीज होता है तो वहां पर क्या हो जाता है बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि एक वस्तु को आप जितनी हार्ड धक्का दे रहे हो, है ना, पुशिंग एन ऑब्जेक्ट हार्डर अगेंस्ट अ सरफेस इंक्रीजेस द फ्रिक्शन बिटवीन देम। आप देखो बेटा, एक वो वस्तु है उसको आप हार्ड
तरीके से पुश कर रहे हो, उससे क्या होगा, एक जो है उससे क्या होगा बेटा, फ्रिक्शन वहां पर इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो ऐसे जितना आप धक्का दोगे उस चीज को, उतना उन दोनों सरफेस के बीच में क्या इंक्रीज होगा, फ्रिक्शन इंक्रीज होगा, है ना। तो नॉर्मल फोर्स भी एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा फैक्टर है जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करता है। अगला है फोर्स ऑफ कांटेक्ट। अब देखो बेटा, फोर्स अप्लाइड टू ओवरकम फ्रिक्शन अफेक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन व्हेन फोर्स ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इंक्रीज्ड। जब दो वस्तुओं के बीच में जब कांटेक्ट होता है वो बढ़ जाता है, द फ्रिक्शनल फोर्स आल्सो इंक्रीजेस। तो कांटेक्ट ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा। अब देखो बच्चे, इफ यू पुश ए हेवी ऑब्जेक्ट, आप एक बहुत ही भारी भरकम चीज को क्या कर रहे हो, धक्का दे रहे हो, you will experience greater friction when you push a lighter object with the same force. अब उसी फोर्स से आप एक हल्की चीज को आप धक्का दोगे, पुश करोगे, तो आपको वहां पर क्या फील होगा बच्चे, क्या फील होगा, है ना। जब आप एक बहुत ही ज्यादा भारी जो चीज है उसको आप पुश करोगे, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से पुश करोगे, अब उसमें ज्यादा आपको फ्रिक्शन लगेगा कंपैरेटिवली पुशिंग अ लाइटर ऑब्जेक्ट विद द सेम फोर्स, है ना। तो ये समझ में आ गया, फोर्स ऑफ कांटेक्ट भी जो है एक फैक्टर होता है। चलिए, अब मेटीरियल का टाइप कैसा है, एक वस्तु है, उसकी उसकी जो बनावट है वो कैसी है। द टाइप ऑफ मटेरियल इन कॉन्टैक्ट अफेक्ट्स द फ्रिक्शनल फोर्स। Different materials have different surfaces, textures, and interactions, resulting in varying amount of friction. For example, रबर की अगर हम बात करें, तो रबर में क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन जो है, रबर की वस्तु की बनी हुई वस्तुओं को जब हम किसी सरफेस में रगड़ते हैं तो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होता है, किसके मुकाबले, प्लास्टिक या मेटल से बनी हुई चीजों से। ठीक है, तो प्लास्टिक और मेटल जो है थोड़ा सा और स्मूथ होता है उनका सरफेस, है कि नहीं, तो उनमें फ्रिक्शन कम होता है जब किसी सरफेस से उनका जब किसी सरफेस से वो लगते हैं, है ना। तो टाइप ऑफ मटेरियल्स आर आल्सो द फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। अब देखो बेटा, लुब्रिकेशन, जिसे हम स्नेहक लगाना कहते हैं। अब जैसे कि ये स्नेहक क्या होते हैं, जैसे कि ऑयल या ग्रीस को हम लगाते हैं, तो ये ऑयल और ग्रीस क्या करते हैं बेटा, दो वस्तुओं के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है। ओके, तो क्या करता है, द प्रेजेंस ऑफ लुब्रिकेंट्स सच एज ऑयल एंड ग्रीस, इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन द टू सर्फेसेस, है ना। तो वहां पर क्या होता है, वो दोनों सर्फेसेस को सेपरेट करता है, मिनिमाइजिंग द कॉन्टैक्ट एंड अलोइंग स्मूथ मूवमेंट। Now, this is why machines, engines, and vehicles often require lubrication to reduce friction and enhance efficiency. तो इसी कारण से जो machines होते हैं या engines होते हैं, जो vehicles वगैरह होते हैं, उनमें किसका उपयोग किया जाता है, स्नेहक का आता है, ताकि फ्रिक्शन ना हो और उसकी एफिशिएंसी बढ़े, और वो गाड़ी या फिर कोई मशीन हो, उसकी उसकी जो मशीनरी है वो खराब ना हो, है ना। क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ने से क्या होगा बेटा, मशीन्स खराब हो सकते हैं, हीट रिलीज होती है, और उसके जो पार्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। अब टेम्परेचर इज ऑल्सो एन एक फैक्टर है जो घर्षण को प्रभावित करता है। जैसे कि फ्रिक्शन कैन be affected by temperature changes। देखो, जैसे कि an increase in temperature can reduce friction, कैसे, such as use of lubricants that become more fluid at higher temperature। अब बेटा, गर्मी है तो जो फ्लूइड्स होते हैं, जो लुब्रिकेंट्स होते हैं, वो और भी ज्यादा कैसे हो जाते हैं, तरल रूप में हो जाते हैं, है ना। तो क्या होता है, वहां पर फ्रिक्शन जो है बहुत ही कम हो जाता है। अब कई कई केसेस में क्या होता है, जब टेम्परेचर हाई होता है तो वहां पर जैसे कि चीजें जो होती है वो एक्सपैंड हो जाती है ना। जब चीजें क्या हो जाती है, कई चीजें जो है एक्सपैंड हो जाती है, जैसे कि रबर हो गया, कई तरह के प्लास्टिक्स हो गए, तो उससे भी क्या होता है, उनका कांटेक्ट जो है ज्यादा हो जाता है और फ्रिक्शन बढ़ सकता है। तो इस तरह से टेम्परेचर इज एन अनदर फैक्टर अफेक्टिंग द फ्रिक्शन। अब स्पीड की बात पता ही है, स्पीड एट विच टू सर्फेसेस मूव रिलेटिव टू ईच अदर कैन इम्पैक्ट फ्रिक्शन, है ना। अब देखो,
जितना हायर स्पीड होगा वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा होगा। जितनी एक वस्तु की मूवमेंट होगी वहां पर फ्रिक्शन कैसे एक्ट करेगा, उतने ही स्पीड से एक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ ड्राइविंग कार एट हाई स्पीड, है ना, द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इंक्रीजेस, है कि नहीं? तो वहां पर रोड और टायर के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सभी बातें जो है बेटा हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। जिन बच्चों का छूट गया है उनके लिए मैं फिर से बता रही हूँ, ठीक है? अब देखो बेटा, अगला है कि ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन जो है यानी कि जो घर्षण है, ये कई कई बार हमें बहुत ही फायदेमंद रहता है, और कई कई बार क्या करता है बेटा, हमें बहुत तरीके से ये नुकसान भी पहुंचाता है ना? तो फ्रिक्शन नेसेसरी इविल करके बोलते हैं हम लोग। तो हम देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, है ना? तो उसके अच्छे कार्य भी हैं, बुरे कार्य भी हैं। कुछ कार्य ऐसे हैं जो हमें क्या करते हैं बेटा, हम हमारे लिए बहुत बहुत लाभदायक होते हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिससे कि हमें बहुत ही मुश्किलों का सामना उनसे करना पड़ता है। तो जरा देख लेते हैं हम लोग कि द इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है? पहले हम देखते हैं एडवांटेजेस, उसके क्या क्या लाभ है, फ्रिक्शन से हमें क्या फायदे हैं, जरा देख लें। चलिए, तो फ्रिक्शन क्या करता है बेटा, इट इनेबल्स वॉकिंग, राइटिंग एंड ग्रिपिंग, है ना? हम लोग जो चलते हैं, लिखते हैं, हमें ग्रिप मिलने के लिए सब किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा, कोई कार्य करने के लिए? तो हमें वहां पर क्या चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए। तो फ्रिक्शन का एक एडवांटेज है, एक फायदा है, इट एनेबल्स वॉकिंग, राइटिंग एंड ग्रिपिंग, ठीक है? अगला है अलाउज व्हीकल्स टू मूव, स्टॉप एंड टर्न। तो बेटा जब भी हम गाड़ियों का यूज करते हैं तो उसको मूव करने के लिए वहां पर फ्रिक्शन चाहिए, उसको स्टॉप करने के लिए वहां पर फ्रिक्शन की आवश्यकता होती है। अगर हम उस गाड़ी को टर्न कर रहे हैं तब भी वहां पर किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा, फ्रिक्शन की आवश्यकता पड़ती है ना? तो इट अलाउज व्हीकल्स टू मूव, स्टॉप एंड टर्न। नाउ इट इज यूज इन ब्रेक्स, क्लचेस एंड टायर्स। तो बेटा जब हम क्लचेस का यूज करते हैं, ब्रेक्स का प्रयोग करते हैं, टायर्स का जो प्रयोग गाड़ियों में होता है, इन सभी को जब यूज करते हैं तो वहां पर क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस होता है ना? तो वो भी एक बहुत ही अच्छी बात है, जिससे कि हम ब्रेक्स पकड़ के गाड़ियों को रोक सकते हैं, क्लचेस पकड़ सकते है। कई बार टायर्स होने से फ्रिक्शन जो है बढ़ता है, जिससे कि गाड़ियां एकदम से स्पीड से ना जाए, ताकि एक्सीडेंट्स वगैरह कम हो, है ना? चलिए, अब डिसएडवांटेजेस क्या है? कोई मुझे बता सकता है कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं इसके, फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं? चलिए देखते हैं। पहला तो इट कॉजेस वेयर एंड टेयर ऑन मशीनरी। तो बेटा जब हमने कहा वी यूज लूब्रिकेंट्स फॉर मशीन्स एंड मशीनरीज, है ना? तो लूब्रिकेंट्स का हम उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं बेटा, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द वेयर एंड टेयर ऑन मशीनरीज, है ना? तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लूब्रिकेंट्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन सोचो लुब्रिकेंट्स का अगर हम ना प्रयोग करें तो वहां पर अगर फ्रिक्शन बढ़ेगा तो जो मशीनरीज वगैरह जो होते हैं, जो बड़े बड़े मशीन्स वगैरह इंडस्ट्रीज वगैरह में होते हैं, या फिर हमारे घरों में ही कई चीजें जो होते हैं, जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वगैरह के अंदर जो मशीन्स होते हैं, वो क्या हो सकते हैं, वो खराब हो सकते हैं, है ना? फ्रिक्शन से क्या होगा, इट इट कॉजेस वेयर एंड टेयर ऑन मशीनरी। देन wastes energy as heat in machines leading to inefficiency। अब कई कई बार ऐसा होता है कि मशीन्स वगैरह में जो है एनर्जी का बहुत लॉस हो जाता है इससे, है ना? इससे क्या होता है, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होता है फ्रिक्शन से। तो उस टाइम पर क्या होता है बेटा, अगर ज्यादा जो है मशीन्स में हीट प्रोड्यूस हो गया तो वहां पर इनएफिशिएंसी हो जाती है ना? चलिए, देन हीट प्रोडक्शन, है ना? हीट प्रोडक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये जो हीट प्रोडक्शन है क्या करता है, कैसे हीट प्रोडक्शन होता है बेटा, फ्रिक्शन कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी, है ना? काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, एक मूविंग ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और थर्मल एनर्जी क्या है बेटा, जो हीट प्रोड्यूस होता है, जो हीट एनर्जी है, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। तो फ्रिक्शन क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, विच कैन बी यूजफुल
जैसे कि लाइटनिंग मैच स्टिक, और इट मे बी हार्मफुल, है ना। जो है वो फायदे भी हैं उसके और उसके नुकसान भी है, हम नुकसान की बात कर रहे हैं। अब देखो, अगर ये हीट प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ जाता है किसी इंजन का, किसी मशीन्स के इंजन का, तो क्या हो जाता है बेटा, उससे उस गाड़ी का या फिर उस मशीन का, उसका उसका जो है बहुत ही नष्ट हो जाता है, वो हार्मफुल होता है उसके लिए, है ना। तो आई होप ये क्लियर है सभी बच्चों को। क्लियर है ना। तो हमने अभी देखा क्या है बेटा, हमने देखा कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ, यस, फ्रिक्शन, है ना। तो फ्रिक्शन के क्या लाभ है, क्या उससे फायदे हैं, क्या उससे नुकसान है, ये हमने देख लिया। ओके, एक छोटी सी एक्टिविटी भी कर लेते हैं इस पर बेस्ड। चलिए बेटे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या देख रहे हो आप लोग। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हम करेंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो पहला है लाइटनिंग अ मैच स्टिक। एक आपको मैच स्टिक जलाना है, तो वहां पर फ्रिक्शन की आवश्यकता आपको पड़ती है, तो हम किस में उसको लेंगे, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, है ना। अब दूसरा देखिए बेटे, फिक्सिंग अ नेल ऑन वॉल। अगर आपको एक नेल जो है वॉल पे लगाना है, तो वहां पर एक ग्रिप चाहिए आपको वो लगाने के लिए, है ना। तो वो ग्रिप कहाँ से हमें मिलती है बेटा, फ्रिक्शन से ही होता है, तो इट इज एन एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो बेटा, फॉरेस्ट फायर्स, कई कई बार जो पेड़ पौधे वगैरह जो होते हैं, गर्मी के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होता है, आपस में रगड़ते हैं, और उससे क्या होता है, फॉरेस्ट फायर्स होते हैं। तो ये क्या है बेटा, ये एक डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन का, है ना, फ्रिक्शन का एक डिसएडवांटेज है। अगला देखिए बेटा, स्लोज डाउन स्पीड, है ना, स्पीड को स्लो डाउन करना, ये हम एडवांटेज भी बोल सकते हैं, डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम स्पीड से गाड़ी चला चला के जा रहे हैं, तो वो स्पीड को अगर कम करता है, तो हम उसको कहेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। नॉइज पोल्यूशन इज कॉज, देखो बेटा, फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन भी होता है ना। हीट तो प्रोड्यूस होता ही है, साथ साथ में नॉइज भी जो है प्रोड्यूस होता है, तो इट्स, ये क्या है, ये एक तरह का डिसएडवांटेज है। नाउ टायर्स वेयरिंग आउट, जो फ्रिक्शन के कारण जो टायर्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं गाड़ियों के, तो ये क्या है बेटा, इट इज एन डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। नाउ फ्रिक्शन कॉजेस हीट, हीट प्रोड्यूस करता है, ये एक डिसएडवांटेज है ना, जिससे कि मशीन्स वगैरह जो है वो खराब हो जाते हैं। आप गाड़ियों को रोकना है आपने, तो वहां पर फ्रिक्शन काम करेगा, तो ये एडवांटेज हो गया। आपको कोई चीज लिखना है, राइटिंग करनी है, तो वहां पर फ्रिक्शन चाहिए, तो वहां पर हम इसको कैसे लेंगे, इट्स एन एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। आपको चलना है बच्चे, आप चलोगे दौड़ोगे सब करोगे, तो वहां पर भी आपको क्या चाहिए, ग्रिप चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए वहां पर, है ना। नाउ सोल्स वेयर आउट, आपके जो जूते वगैरह जो होते हैं वो घिस जाते हैं, है ना, कई बहुत यूज करने के बाद, तो वो एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई मेरे बच्चों को, व्हाट आर द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, है ना। चलिए, अब हाउ टू रिड्यूस एंड इंक्रीज फ्रिक्शन, अगला हम देखेंगे कि फ्रिक्शन को हम कैसे रिड्यूस और इंक्रीज कर सकते हैं। रिड्यूसिंग एंड इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। तो कई कई बार हमने देखा कि एडवांटेजेस क्या है फ्रिक्शन के और डिसएडवांटेजेस क्या है ना। तो कई कई बार ऐसा होता है कि हमें घर्षण को कम करना होता है, कई कई बार हमें घर्षण को बढ़ाना होता है। तो इसे घर्षण को हम बढ़ा या घटा कैसे सकते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि घर्षण को या फ्रिक्शन को हम कैसे बढ़ा या घटा सकते हैं। कोई एक बच्चा बता सकता है मुझे, चलिए बताइए, कैसे हम फ्रिक्शन को बढ़ा या घटा सकते हैं, बोलिए बेटा, देखते हैं, है ना। चलिए, रिड्यूसिंग एंड इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, घर्षण को बढ़ाना या घटाना। अब देखो बेटा, कई कई बार हमें फ्रिक्शन को जो है
फ्रिक्शन में या घर्षण में कमी लाना होता है। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करना क्या होता है, देखते हैं। तो बेटा जो दो ग्लाइडिंग सर्फेसेस होते हैं, जैसे फ्रिक्शन बिटवीन द ग्लाइडिंग सर्फेसेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय स्मूथिंग द कॉन्टैक्ट सर्फेसेस थ्रू पॉलिशिंग। तो बेटा हमने अभी बहुत सारे एग्जांपल्स देखे जिसमें कि हमने देखा कि अगर फ्रिक्शन को हमने कम करना है तो क्या करना है, जो सरफेस होता है वो काफी स्मूथ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। तो स्मूथ होने के लिए उसको पॉलिश किया जाता है ना। तो in order to reduce the friction between two gliding surfaces of two objects, it can be minimized by smoothing the contact surfaces। क्योंकि अगर स्मूथ नहीं करेंगे तो वो सरफेस कैसा रहेगा बेटा, रफ होगा, है ना। तो रफ सरफेस में कैसे नहीं होगा, कोई भी वस्तु जो है उसमें जो मोशन होगा वो कम करेगा, उसका स्पीड कम हो जाएगा, तो वहां पर क्या है, फ्रिक्शन ज्यादा होगा। अगर फ्रिक्शन कम करना है तो सरफेस को स्मूथ करना पड़ेगा, है ना। अब जैसे बेस्ट एग्जाम्पल है, यूज लूब्रिकेंट्स लाइक ऑयल और ग्रीस। तो हमने देखा कि जो स्नेहक होते हैं, जो लूब्रिकेंट्स होते हैं जैसे ऑयल और ग्रीस, इसका हम उपयोग करते हैं मशीनरीज वगैरह में यूज करते हैं, गाड़ियों में यूज करते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, जो मशीन्स की जो फ्रिक्शन है उसको क्या करता है, वो डिक्रीज कर देता है ना। तो सबसे पहला क्या है, यूज ऑफ लूब्रिकेंट्स लाइक ऑयल और ग्रीस डिक्रीजेस और reduces, I'm sorry, it increase reduces the friction, ठीक है। रिड्यूस कर देता है, उसको कम कर देता है फ्रिक्शन को, यानी कि स्मूथली वो जो है चीजें जो है वर्क करता है, ठीक है। चलिए अगला, पॉलिश सर्फेसेस टू मेक देम स्मूथर। अब कोई भी जो आपका फ्लोर है, कोई भी जगह है, अगर आप उसको क्या करोगे, स्मूथ करोगे, उसको पॉलिश करोगे, तो वहां पर क्या होगा बेटा, फ्रिक्शन कम होगा, है ना। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फ्रिक्शन वी कैन पॉलिश द सर्फेसेस, जैसे कि वॉल्स हो गए या फिर आपके फ्लोर हो गया, आपके रोड्स हो गए, ये सभी क्या है, इन सभी में आपको अगर रिड्यूस करना है फ्रिक्शन तो उसको पॉलिश करना पड़ेगा। यूज बॉल बेयरिंग्स और रोलर बेयरिंग्स। तो हम कई कई बार गाड़ियों में जो है इन सभी का प्रयोग करते हैं, बॉल बेयरिंग्स का, रोलर बेयरिंग्स का यूज करते हैं। इनसे क्या होता है बेटा, जो फ्रिक्शन होता है वो रिड्यूस होता है। अगला है स्ट्रीमलाइन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स, ठीक है। यानी कि जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है कई ऑब्जेक्ट्स की जो फ्लूइड से मूव करती है, जैसे कि एक बोट का शेप देखिए या फिर एक फिश का शेप देखिए, तो वो स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है उनकी, है ना। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब क्या होता है बेटा, जो दोनों एंड से टेपरिंग होते हैं और बीच में ब्रॉड होता है ना। फिशेस भी आप देख लो, तो फिशेस की बॉडी भी कैसे होती है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, टेपरिंग एट बोथ एंड्स, है ना। To streamline the shape of objects moving in fluids, it also decreases the friction. Now, in order to increase friction, अब फ्रिक्शन को आपने बढ़ाना है, घर्षण में वृद्धि करनी है, तो हम क्या करेंगे, क्या करना चाहिए बताइए आप लोग, क्या करेंगे हम लोग, यस, फ्रिक्शन कैन बी enhanced by increasing the roughness of the contacting surfaces. For instance, the treads on shoes and tires are designed to boost friction। तो बेटा आप जो शूज में, टायर्स में वगैरह जो जिन मटेरियल्स का यूज करते हैं, वो क्या करता है बेटा, उसकी रफनेस को इंक्रीज कर देता है और कॉन्टैक्ट सरफेस को भी इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो इंक्रीज सरफेस रफनेस ऑन टायर्स और शूज। तो ये टायर्स और शूज में जो है, ये जो रफनेस जो है अगर बढ़ा दिया जाए, देखो आप इस तरह से, तो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होता है ना। Then, when brakes are engaged on cycle or car, the brake pads press against a moving part of the wheel, है ना। आप देखते हो ना, जो ब्रेक्स होते हैं साइकिल वगैरह में जो होते हैं या फिर कार में होते हैं, तो क्या होता है, जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो जो मूविंग पार्ट होता है व्हील का, उसके अगेंस्ट क्या कर देता है, उसको प्रेस कर देता है, और उससे क्या हो जाता है बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स जो है इंक्रीज हो जाता है कि नहीं। तो इतनी बातें हमने कर ली कि जो फ्रिक्शन है उसको इंक्रीज करना या डिक्रीज करना कैसे किया जा सकता है, लुब्रिकेंट्स का रोल क्या है फ्रिक्शन को डिक्रीज करने में,
और जो सरफेसेस होते हैं उनको जो रफ बनाया जाता है उससे क्या फायदा होता है, ये सभी हमने देख लिया। तो बेटा आज हमने बात की टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की, है ना, घर्षण के प्रकार के बारे में बात की, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात किया, रिड्यूसिंग एंड इंक्रीजिंग फ्रिक्शन यानी कि घर्षण को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है और किस तरह से घटाया जा सकता है, ये भी हमने आज के क्लास में कंप्लीट कर लिया। तो अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे और भी बहुत मजेदार टॉपिक्स लेकर। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।